हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ केमिस्ट्री की क्लास में। मैं रत्नेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के क्या उपयोग होते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं कि किसी भी एक जनरल इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यहाँ पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है, ये हमारे क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। और कैपिटल ए कैपिटल बी हमारे अभिकारक हैं, कैपिटल सी कैपिटल डी हमारे उत्पाद हैं। तो ये हमारे पास एक साधारण सी जनरल सी इक्वेशन है। हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी साधारण या किसी भी एक सामान्य सी अभिक्रिया के लिए हम जो है लिखते हैं एक रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट एक रेशियो होता है उत्पाद के कॉन्सेंट्रेशन का और अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन का, जिसमें प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है जो उस साधारण अभिक्रिया के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है। तो देख लेते हैं इस साधारण अभिक्रिया के लिए हम रिएक्शन कोशेंट क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन कोशेंट Q फॉर एनी रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विच इज इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है। तो इसके लिए हम देखते हैं रिएक्शन कोशेंट क्या है। रिएक्शन कोशेंट को Q से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। जब कभी भी हम किसी भी टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने किसी भी टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा तो उसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर Q, रिएक्शन कोशेंट Q इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C raised to power small c which is equal to the stoichiometric coefficient of C multiplied by molar concentration of D raised to power small d which is equal to the stoichiometric coefficient of D divided by molar concentration of A raised to power small a which is equal to the stoichiometric coefficient of A multiplied by molar concentration of B raised to power small b which is equal to the stoichiometric coefficient of B. Now this is reaction quotient. हम लोगों ने देखा था कि नर्स्ट इक्वेशन बराबर क्या होती है, E सेल सेल पोटेंशियल, E सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT/NF log Q। Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है, अब Q को हम क्या करेंगे, Q को हम यहाँ पर इस वाले टर्म से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो अगली इक्वेशन देखते हैं। ई सेल या सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस, मैंने आपको बताया था कि जो R होता है 8.314 मल्टीप्लाइड बाई T 298 केल्विन डिवाइडेड बाई F 96487 ये होता है। ठीक है, तो इसको ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी कांस्टेंट होती हैं। जो n की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो जो चीज़ चेंज होती है उसको हम नहीं चेंज करेंगे या नहीं टच करेंगे। बाकी जो चीज़ें हमारी कांस्टेंट होती हैं उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देंगे। जब इन सारी वैल्यूज़ को रखा जाता है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.059 डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेट चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज लॉग रिएक्शन कोशेंट को हमने इस टर्म से चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा किसी भी सामान्य अभिक्रिया के लिए ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन होगा।
चलो बच्चों, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, जहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में। तो सबसे पहले हम एक सेल देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ पर ये जो है हमारा, ये वाला जो हाफ सेल दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और कॉपर रॉड इसमें डिप है। ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, और जिंक इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, और इस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप किया गया है। सोल्यूशन को इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है, और जो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं उन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है जो एक वोल्ट मीटर से होकर जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है, जैसे ही आप सॉल्ट ब्रिज से और कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ते हैं, वैसे ही ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर जो कॉपर आयंस होते हैं, वो कॉपर आयंस इस कॉपर की इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हमेशा चलती रहेगी या रुक भी जाएगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये जो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का, ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर हैज़ बीन रिड्यूस्ड विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय द जिंक आयंस और जिंक एटम्स। मतलब कि मैक्सिमम कॉपर आयंस का जो रिडक्शन है वो मैक्सिमम जिंक एटम्स के द्वारा कर दिया जाएगा। तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, और जब यहाँ पर कॉपर आयंस नहीं बचेंगे तो ये रिएक्शन बंद हो जाएगी। जब ये रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना स्टार्ट होते हैं, तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है, जो कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो करंट फ्लो हमारा इधर से इधर हो रहा है, अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब सारे के सारे कॉपर जो है ये रिड्यूस हो चुके होते हैं, उस कंडीशन में ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है और ना तो करंट इधर से इधर जाती है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो आपका ये वोल्ट मीटर है ये नो डिफ्लेक्शन शो करता है, और इसका जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट 0 पर होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है। और ये कंडीशन होती है जब इस सर्किट से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है हमारा ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। तो देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। EMF is the potential difference between two terminals due to the chemical reaction occurring in the cell when it is not sending current through the circuit. EMF क्या होता है? EMF is the potential difference between two terminals. Potential difference between the two terminals when it is not sending any current. Means voltmeter is not showing any deflection and it is located at 0. लोकेटेड एट 0। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। और जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उस डायरेक्शन में या उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ये वोल्ट मीटर होता है वो 0 पर तो होता नहीं है, क्योंकि वो करंट की फ्लो की डायरेक्शन को दिखाता है, तो वो 0 पर नहीं होगा। इस कंडीशन में जब करंट फ्लो हो रही है उस कंडीशन में जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है वो होता है दोनों टर्मिनल के डिफरेंस के बराबर। तो देख लेते हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा जब सर्किट से करंट फ्लो हो रही है। जब सर्किट से करंट फ्लो हो रहा होता है उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स के बीच का, उसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और जब सर्किट से करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है उस कंडीशन में दोनों टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। चलो बच्चों, हम देख लेते हैं कि किसी नर्स्ड इक्वेशन में सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, या नर्स्ड इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में देखेंगे क्या होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि नर्स्ड इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पदों में।
कैसे व्यक्त करेंगे देख लेते हैं। हम एक सिंपल टाइप की रिएक्शन लेते हैं जो हम लगातार अभी तक पढ़ते आए हैं गैल्वेनिक सेल की। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है और ये हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग वायर से इसको जो है वोल्ट मीटर के थ्रू दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के रखा है। आपको पता है कि जो कॉपर है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस स्लैश Cu होता है 0.34 वोल्ट होता है। और वहीं पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है Zn2 प्लस स्लैश Zn इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो जिंक के कंपैरिजन में कॉपर का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जब रिडक्शन स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट से जो Cu2 प्लस आयंस थे वो क्या करते हैं, वो इस कॉपर की सरफेस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं पर यहाँ पर ये जो हमारा दिखाई दे रहा है जिंक इलेक्ट्रोड, इस जिंक इलेक्ट्रोड से जो जिंक के एटम्स होते हैं इस मेटालिक वायर में वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर रिलीज करके एज Zn2 प्लस सोल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और इस जगह पर यहाँ जो Cu2 प्लस आयन थे वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस गैल्वेनिक सेल का जो आयनिक टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरह से करेंगे, Cu2 प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cus। किसी भी टाइम पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची है उस समय पर जो इस रिएक्शन का या इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं, इनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे या रिएक्शन कांस्टेंट कहेंगे। तो Q इक्वल्स टू Zn2 प्लस इंटू Cu, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn। ये हमारे रिएक्टेंट हैं। तो ये हो गया व्हेन रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन में मान लेते हैं ये रिएक्शन होना स्टार्ट होती है और ये जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, मीन्स देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग। उस कंडीशन में क्या होता है, जो Q होता है वो Kc के बराबर हो जाता है। जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है या रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर हो जाता है। तो Q बराबर क्या है, Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये Kc के बराबर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या है। नर्स्ट इक्वेशन कहती है E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन में या सेल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। एट इक्विलिब्रियम नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट से करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ई सेल क्या होगा, जीरो होगा। ई सेल कितना हो जाएगा, जीरो। मीन्स ये जो टर्म है हमारा ई सेल ये हो जाएगा हमारा जीरो। और Q बराबर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, Q हो जाएगा हमारा Kc के बराबर। तो हम इन दोनों जगहों पर यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होने पर इनकी वैल्यू क्या होंगी। तो इक्विलिब्रियम होने पर ई सेल बराबर सेल पोटेंशियल बराबर जीरो हो जाएगा, बाकी ई नॉट सेल माइनस ये हम सारे टर्म्स यहाँ पर रख लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ Kc। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम ई नॉट सेल को हम इधर ले लेते हैं, बराबर किधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ Kc। ये हो जाएगी हमारी
ये जो इक्वेशन है ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इस रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। सबसे पहले इसको जानते हैं। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और टोटल चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये वैल्यू निकलेगा कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रही है। ठीक है, अब होता ये है कि टोटल चार्ज क्या है। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में टोटल चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में 1 सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 फैरड चार्ज होता है। तो n मल्टीप्लाइड बाई f विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इन 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। किसके बराबर होगा टोटल चार्ज? n इंटू एफ के बराबर होगा। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जब कोई सेल आप बनाते हैं तो उस सेल में जो 2 टर्मिनल्स होते हैं कैथोड और एनोड, तो उन कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही हमारा सेल पोटेंशियल होता है। अभी आपने पिछली वाली इक्वेशंस में देखा था। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? वो होगा हमारा ई सेल के बराबर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये जान लेना है, जरूरी है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मैक्सिमम वर्क कब निकाल सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिवर्सिबली वर्क करती है, एक साइकिल पूरी होती है फिर से उससे एनर्जी निकलती है, अगली साइकिल फिर से स्टार्ट करती है फिर से एनर्जी निकलती है। तो वैसे भी आपको पता है कि अगर कोई चीज़ लगातार की जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल्स की जाएंगे, तो आपको पता है कि वर्क ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप किसी भी सिस्टम से या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिवर्सिबली वर्क निकालेंगे तो जो रिवर्सिबल वर्क की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? द रिवर्सिबल वर्क डन इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी या डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो देख लेते हैं, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल चार्ज हैज टू ट्रांसफर रिवर्सिबली। चार्ज को लगातार रिवर्सिबली हमको ट्रांसफर करना है, बट द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हमको पता है कि अगर हम किसी सिस्टम से रिवर्सिबली वर्क करेंगे तो उस वर्क का जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी। अब देखते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमने क्या निकाला है? यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? ई सेल है और टोटल चार्ज कितना है? एफ इंटू ई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन डब्ल्यू किसके बराबर होगा? एन एफ। ये क्या है हमारा? ये हमारा टोटल चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? एन एफ ई सेल के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रिवर्सिबल वर्क है वो किसके बराबर होगा। अभी हमने देखा है कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो हमारा जो है डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। तो जो रिवर्सिबल वर्क होगा उसको हम नेगेटिव डेल्टा जी के बराबर रख लेते हैं। तो रिवर्सिबल वर्क मीन्स डब्ल्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा? नेगेटिव डेल्टा जी या डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हमने बना लिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल है बराबर, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको जब हम ऐड करते हैं या कंपेयर करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस डेल्टा जी, क्योंकि डब्ल्यू बराबर किसके है? डब्ल्यू बराबर हमारा जो है माइनस डेल्टा जी के है। तो हमने यहाँ पर डब्ल्यू को क्या कर दिया? डब्ल्यू को माइनस डेल्टा जी से रिप्लेस कर दिया। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल हो गया। यही जो वैल्यू है
हम क्या करेंगे, चाहे तो हम नेगेटिव डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल रख ले, या फिर डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल रख ले। ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि इसी गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। बेटा हम लोगों ने देखा कि जो डेल्टा जी है और जो सेल पोटेंशियल है उसके बीच का रिलेशन क्या है, उसके बीच का रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। अब मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है, और जितनी भी कंडीशंस हैं वो कैसी हो जाती हैं, आइडियल। आइडियल का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो जाता है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा ई सेल होगा, ई सेल जो हमारा ई सेल है वो हमारा ई नॉट सेल हो जाएगा। तो ई सेल ऐसी कंडीशन में या आइडियल कंडीशन में ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अब हम क्या करेंगे, ई सेल को रिप्लेस कर देंगे ई नॉट सेल से। तो यही जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई सेल को रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाती है वैल्यू डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। रिलेशन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और डेल्टा जी के बीच में, गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ये है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 3। अब मान लेते हैं, देखो हमने अभी इसके पहले देखा था कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देख लेते हैं, ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के सी। ये हमारा लॉगरिथम टर्म था। अगर इसको हम लॉग बेस 10 या बेस 10 के टर्म्स में रखें तो यही इक्वेशन हमारी हो जाती है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में ई नॉट सेल की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देख लेते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू है आर टी अपॉन एन एफ, वैल्यू है आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के सी। एल एन ऑफ के सी, के सी क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एन एफ और एन एफ को काट देते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। वैल्यू क्या बचती है, वैल्यू बचती है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। इक्वेशन हो जाती है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो लॉगरिथम टर्म है इसको हम बेस 10 के टर्म्स में रख लेते हैं। तो यही इक्वेशन हमारी हो जाती है डेल्टा जी इक्वल्स टू, जब हम इसको बेस 10 के टर्म्स में रखते हैं तो एक कांस्टेंट होता है 2.303, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ये इक्वेशन हो जाती है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ये हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, लेकिन यही कंडीशन हम इक्विलिब्रियम से हटा के क्यू के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है, यही वैल्यू अगर हम क्यू के टर्म में रखेंगे जब इक्विलिब्रियम हमारा अटेन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। क्यू आपको पता है क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। हमने एक जनरल इक्वेशन ली थी, ए बी गिव्स सी, सी प्लस डी, डी। इसके लिए जो हमने रिएक्शन कोशेंट निकाला था क्यू, वो निकाला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ये हमारा क्या था, ये हमारा रिएक्शन कोशेंट था। अब हम क्या करेंगे, हम Q की जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन आपका, ये होगा डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ concentration of C raised to power C into concentration of
T raised to power D raised to power D divided by concentration of A raised to power A concentration of B raised to power B। ये हो जाएगा आपका गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोशेंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। ये हो गया हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोशेंट के बीच का रिलेशन। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।